नमस्कार स्टूडेंट, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगामी शिक्षक व सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए घोषणा की गई है। तो उसके लिए हमारे संस्था राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए याद रखना 26 सितंबर से क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है मंडे से, इसी महीने के मंडे से स्टार्ट हो रही है 26 सितंबर से। आपने टीटी भर्ती में देखा होगा, टीटी भर्ती तुरंत एग्जाम डेट आता है, तुरंत ही परीक्षा ले लेते हैं। तो वैसी नोटिस का इंतजार मत कीजिए। सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी में जुड़ जाइएगा। अभी से तैयारी में करेंगे तो बेटर से बेटर कर पाएंगे। उन लोग की अपेक्षा तो बहुत अच्छे कर सकते हैं जो एंड में तैयारी करते हैं। इंटरेस्टेड छात्र बिल्कुल इस नंबर पे संपर्क कीजिए। चलिए, आज हम शिक्षक व सहायक शिक्षक भर्ती के लिए जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है उस पे बेसिस पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखिए, वैक्सीन की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। तो चेचक टीका याद रखना, चेचक टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने क्या किया था याद रखिए, तो सर्वप्रथम चेचक का टीके का निर्माण किया था। दुनिया का पहला टीका आपको पूछा जाए तो चेचक की टीका है, एडवर्ड जेनर ने किया था। इसीलिए एडवर्ड जेनर को याद रखना फादर ऑफ वैक्सीनेशन या टीकाकरण के जनक कहते हैं। ठीक, क्लियर है। उसके बाद हमको पूछा गया है पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करा है? जोनास सॉल्फ ने किया है पोलियो वैक्सीन की खोज, ये याद रखिएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे वैक्सीन की खोज से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि याद रखिए लुई पास्चर ने किसकी खोज की है? तो याद रखना लुई पास्चर ने किसी रेबीज टीके की खोज करी है, रेबीज के टीके की खोज की है। उसके बाद याद रखिए मलेरिया टीके की खोज रोनाल्ड राफ ने किया है। मलेरिया टीके की खोज किसने करी है? तो रोनाल्ड रॉस ने। तो ये इंपॉर्टेंट जो टीके से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही पूछे जाते हैं। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोनास सॉल्फ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पोषक एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। देखो, आयरन, आंवला एवं हरी पत्तीदार सब्जी, ये तो करेक्ट है। आंवला हरी पत्तीदार सब्जी में आयरन, ठीक है, इसमें आंवला और हरी पत्तीदार सब्जी में मिलता है, ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए विटामिन सी केला और फिश लिवर, विटामिन सी केला और फिश लिवर में नहीं मिलता। फिश लिवर ऑयल में क्या मिलता है? तो विटामिन ए मिलता है इसमें, याद रखिए, ठीक है। कैल्शियम मांस व ईस्ट, इस ये भी गलत है, याद रखिए। कैल्शियम याद रखिए दूध में और दूध के प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है आपका कैल्शियम। क्लोरीन याद रखिए नमक एवं समुद्री मछली, तो ये भी करेक्ट है। देखते हैं हमको क्या पूछा गया है। गलत जोड़ी को ज्ञात करें। तो गलत जोड़ी इसमें से कौन सा हो जा रहा है? अब देखिए सेकंड और थर्ड ये गलत जोड़ी है, तो किसमें है देखते हैं। इसमें तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन नंबर बी, ये गलत जोड़ी है। ये दोनों याद रखना सही है। आयरन किसमें मिलता है? हरे पत्तीदार में, और याद रखिए हरे पत्तीदार सब्जियों में आयरन मिलता है, और क्लोरीन में, नमक और समुद्री मछली में क्या मिलता है? तो क्लोरीन मिलता है। आपको पूछा जाए विटामिन सी किसमें मिलता है, तो जितने भी याद रखना खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, आंवला, इसमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। कैल्शियम किसमें मिलता है? तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो देखो आपको यहाँ पे खाद्य श्रृंखला एक दे दी गई है, पौधा, चूहा, सर्फ और मोर, ठीक, क्लियर है। अब आपको याद रखना उत्पादक श्रेणी, उत्पादक क्या होते हैं? तो याद रखिए जो भी पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? तो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिए पौधों के लिए कितना दे दिया गया है? तो 20 जूल एनर्जी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो यहाँ पे किसको पूछा है? तो याद रखिए खाद्य श्रृंखला में मोर को कितना मिलेगा। तो इसको कितना मिलेगा? तो एक इसमें याद रखना एक नियम होता है लिंडमान का, ठीक है, ऊर्जा का नियम। तो इसके अनुसार, लिंडमान के अनुसार याद रखना ऊर्जा का 10% अगले स्तर को मिलता है, ठीक, क्लियर है। यदि याद रखिए 20 जूल इसके पास ऊर्जा है तो इसका 10% किसको मिलेगा? चूहे को मिलेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 2 जूल चूहे को मिलेगा। उसको, उस चूहे को कौन खाएगा? सर्प खाएगा। तो इसमें याद रखना इसका 10%, तो 0.2 जूल किसको मिलेगा? सर्प को मिलेगा। और इसमें याद रखना इस सर्प को मोर खाएगा तो इसमें ठीक है 0.2 जूल किसको मिल जाएगा? मोर को मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.02 जूल। एक इसमें है तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से नियम के अनुसार आता है? तो लिंडमान के ऊर्जा के 10% नियम के अनुसार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, स्टार लगा के रखिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पायरिया नामक रोग का कारक है। पायरिया किससे होता है? तो देखिए पायरिया नामक रोग का होता है किससे? एंट अमीबा जिंजोविलस। ये क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, याद रखिए ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा जिंजोविलस, जिससे पायरिया डिजीज होती है। नेक्स्ट देखिए लिस्मानिया। लिस्मानिया से क्या होता है? काला जार होता है। ब्लैक फीवर जो होता है, काला जार, काला जार ये होता है, याद रखिए आपने। लिस्मानिया डोनवानी नामक प्रोटोजोआ होता है, उससे होता है। प्लाज्मोडियम से क्या होती है? तो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम से होता है। उसके बाद याद रखिए एंट अमीबा हिटोलिटिका से क्या होता है? तो पेचिस होता है। ये सब के सब क्या है? तो याद रखिए ये सारे के सारे एक प्रोटोजोअल डिसीज है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे रोग को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ संबंधित रोग को याद करने के लिए आप एक लाइन याद रख लीजिए, एक लाइन याद रख लीजिए, कल आम पानी में पका, कल आम पानी में पका, ये लाइन याद रख लीजिए। इसमें आपको याद रखिए जितने भी प्रोटोजोअल डिजीज होते हैं वो आपको याद हो जाता है। देखो इसमें हो जाएगा, क से हो जाएगा काला जार, कल से काला जार हो जाएगा, अ से हो जाएगा अमीबी पेचिस, म से मलेरिया हो जाएगा, प से पायरिया हो जाएगा और न से हो जाएगा निद्रा रोग। तो ये 5 रोग हैं जो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिए। और ये कौन कौन से प्रोटोजोआ से होता है? तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंट अमीबा जिंजोविलस से पायरिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि, तो इसका कारण क्या है हमको पता करना है, ठीक है। पक्षी अपने गर्दन को हिलाते हैं, देखो इसका कारण ये है, पहले समझिए। देखो हमारी जो आंख होती है, हम हमारी आंख को मूव कर सकते हैं, बट पक्षियों का आंख क्या होता है? वो मूव नहीं कर सकते, वो स्थिर आंख वाले होते हैं, ठीक, क्लियर है। अब देखो हमको जैसे इस साइड को देखना है तो हम अपने पुतलियों को इधर क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, आंख को इधर रोटेट कर सकते हैं, इधर देखना है तो इधर रोटेट कर सकते हैं। बट पक्षियों को याद रखना, साइड देखना रहेगा तो उसको पूरा अपना गर्दन मोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका आंख क्या है? रोटेट नहीं होता, ठीक, क्लियर है, स्थायी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसके कान ढके होते हैं तो गलत हो गया। पक्षी के दोनों नेत्र होते हैं, ये गलत हो गया। उसके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पक्षियों का नेत्र क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, इसीलिए उसको साइड को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? गले को मोड़ना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तंबाकू का धूम्रपान करने पर फेफड़े के एल्वियोलाई के शोध के साथ होता है। देखो इसके साथ कौन सा रोग होता है देखते हैं। देखो जैसे धूम्रपान करते हैं तो क्या होता है? फेफड़ों में, ये फेफड़ा है, फेफड़ों में क्या उपस्थित होती है? तो बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फेफड़ों में अंगूर के गुच्छे के समान क्या होता है? तो एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। और ये करता क्या है? तो याद रखिए ये एयर को एक्सचेंज करने का काम करता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम ये एल्वियोली करता है। अब जैसे ही धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान याद रखना इस एल्वियोलाई को क्या करता है? डैमेज करता है। इस एल्वियोलाई को डैमेज करेगा तो क्या हो जाएगा? याद रखिए जैसे यहाँ पे धूम्रपान आएगा, याद रखना तंबाकू का सेवन करेंगे तो इसको ये एल्वियोलाई को क्या करता है? वो डैमेज कर देता है और कई बार क्या हो जाता है? ये एल्वियोलाई ही फट जाती है, ठीक, क्लियर है। और इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीसेमा। इस डिजीज का नाम क्या है? एम्फीसेमा, जिसमें क्या होता है? एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है और कई बार ज्यादा हो जाने पर एल्वियोलाई फट जाती है, जिसमें क्या होती है? व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, श्वास उसका भरा भरा सा लगता है, ठीक, क्लियर है, श्वास ढंग से नहीं ले पाता। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्फोसीमा डिजीज हो जाएंगे, ठीक, क्लियर है। एल्वियोलाई के बारे में याद रखिए, जो एल्वियोली होता है ये याद रखना इसको यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। एल्वियोली को इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। क्यों कहते हैं यूनिट ऑफ लंग्स? क्योंकि लंग्स का यूनिट ऑफ लंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन जो लंग्स का कार्य क्या होता है? मेन लंग्स का कार्य होता है एयर को एक्सचेंज करना, और इस लंग्स में एयर का एक्सचेंज करने वाला, ठीक है, कौन है? तो एल्वियोली है, इसीलिए यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा 300 मिलियन मात्रा में ये हमारे फेफड़ों में रहती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फेफड़ों में रहती है। जिसके फेफड़ों में एल्वियोलाई कमी होती है उसको श्वास लेने में दिक्कत होती है, याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैफीन एक स्टिमुलेट है जो कि पाया जाता है कॉफी में, चाय में, ठीक है, शीतल पेय में, उपरोक्त सभी। अब ये स्टिमुलेंट क्या होता है इसको पहले समझिए, ठीक है। स्टिमुलेंट होता है उत्तेजना,
उत्तेजना, उत्तेजित करने वाला, उत्तेजना, ठीक है। तो जो भी याद रखना पदार्थ हमारे बॉडी में उत्तेजना भर देती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। ये क्या होती है तो याद रखना चाय, कॉफी, शीतल पेय पदार्थ जैसी हम लोग सेवन करते हैं तो ये हमारे आलस्य को दूर कर देता है और हमारे अंदर फुर्ती ले आती है या उत्तेजना भर देती है। तो ये सारे के सारे चाय, कॉफी, शीतल पेय पदार्थ, कोका कोला वगैरह हो गया, ये सब के सब क्या है, एक स्टिमुलेंट है, स्टिमुलस पदार्थ है जो कि उत्तेजना भर देती है, ठीक है, बॉडी को स्फूर्ति देती है, आलस्य को दूर कर देती है, नींद को दूर भगा देती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे में हेलुसिनोजेनिक गुण पाया जाता है? धतूरा, एट्रोपा, इरेथ्रो, एक्सिलॉन, उपरोक्त सभी। तो ये ठीक है, हेल्यूसिनोजेनिक ये गुण क्या होता है तो ये याद रखिए, व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, याद रखिए वास्तविक उत्तेजना के बिना ही उसको वैसा लगता है, बॉडी में उसकी हाव भाव चेंज हो जाती है, भावनाएं चेंज हो जाती है, उसकी उत्तेजना चेंज हो जाती है, ठीक है। वो वास्तविक रूप से नहीं होता, एक्चुअल में नहीं हो रहा होता, उसको लगता है ऐसे जैसे कि स्वप्ने में होता है। स्वप्न में हम कुछ सपने देख रहे हैं और अचानक से लगता है गड्ढे में गिर रहे हैं, तो वास्तविक में उस टाइम पे हमारा एक्सप्रेशन तो चेंज हो जाएगा, बट वास्तविकता में क्या है, वो चीजें नहीं हो रही होती, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं हेलुसिनोजेनिक। तो इसमें याद रखना धतूरा, एट्रोपा, एरिथ्रो, एक्सिलॉन ये सारे के सारे, ठीक है, इनका सेवन करने से क्या होता है, ये गुण आए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के घटक है? तो याद रखिए पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, तो याद रखिए पर्यावरण के इसके जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखिए इसके तो याद रखिए जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक, इसके अजैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, इसके याद रखिए सामाजिक व आर्थिक घटक होते हैं, सामाजिक आर्थिक घटक, इसके सांस्कृतिक घटक होते हैं, सांस्कृतिक घटक। तो ये सब के सब क्या है, इसके पर्यावरण के ही घटक है। तो इनमें से देखिए सामाजिक व आर्थिक घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक, जैविक अजैविक घटक होते हैं, सांस्कृतिक घटक, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी पर्यावरण के घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वासरकोर नामक रोग खाली स्थान की कमी से होता है। तो ये रोग है, याद रखिए किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन की कमी से क्या होता है, तो अलग अलग विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रेटिनॉल हो जाता है, रतौंधी बोलते हैं, ठीक है, रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। उसके बाद याद रखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये बहुत सारे जो डिसीज हैं याद रखिए अलग अलग विटामिन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से आपको पता ही होगा क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। और ये रोग किससे होता है, तो प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टर पैमाना खाली स्थान की तीव्रता मापी जाती है। तो भूपन की तीव्रता किससे मापते हैं, रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। आपको पूछा जाए रिएक्टर पैमाने में कितने संख्याएं होती है, तो याद रखिए 9 तक संख्याएं होती है, 1 to 9 संख्याएं होती है रिएक्टर पैमाने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, याद रखिए 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में क्या करते हैं हम लोग, वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण में याद रखना कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो देखो प्रकाश संश्लेषण होती क्या है, तो जब याद रखना वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 पार्टिकल से, तो ये क्या बनाते हैं, तो याद रखना C6H12O6 का निर्माण करते हैं, प्लस 6H2O का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ 6O2 का निर्माण करते हैं, मतलब 6 ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। तो ये जो 6 ऑक्सीजन गैस क्या है, तो ये प्रोडक्ट है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसें हैं, ठीक, क्लियर है। और ये क्या है, तो ये उसका प्रोडक्ट है। इसमें याद रखना प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कौन सी गैस आवश्यक होती है पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो चावल को याद रखना पॉलिश करेंगे तो कौन सी गैस, ठीक है, कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो पहले याद रखिए
विटामिन याद रखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सोलूबल होता है जो वसा में घुलता है, याद रखिए, और एक होता है वाटर सोलूबल जो कि पानी में घुलता है, ठीक है। फैट सोलूबल क्या होते हैं तो याद रखिए इसमें 4 विटामिन आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग केडा करके जानते हैं, केडा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये किस में घुलता है तो फैट में घुलता है। वाटर में कौन कौन सा विटामिन घुलता है तो याद रखिए विटामिन बी और विटामिन सी, ये किस में घुलते हैं, वाटर में घुलनशील है, ठीक, क्लियर है। पॉलिश करने पर याद रखना कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है तो B1 विटामिन नष्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थियामिन बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 का नाम है थियामिन। थायरॉक्सिन क्या है तो याद रखिए एक प्रकार का हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारे गले में पाया जाता है, ठीक, क्लियर है। गले में पाया जाने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड होता है तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है तो विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। स्कॉर्बिक एसिड याद रखना विटामिन सी का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लौंग व केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, जड़ से, तना से, फूल से, फल से। तो देखते हैं लौंग जो होता है ये क्या होती है तो याद रखना पुष्प के कली से। लौंग याद रखिए ये पुष्प के कली से प्राप्त किया जाता है, पुष्प के कली भाग से, कलिका भाग से याद रखना हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, लौंग। उसके बाद केसर याद रखिए, केसर किससे प्राप्त की जाती है तो पुष्प के, याद रखना वर्तिकाग्र भाग होता है, वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र भाग से हम लोग क्या करते हैं, केसर प्राप्त किया जाता है। तो दोनों ही याद रखना कली और वर्तिकाग्र किसके भाग हैं तो ये फूल के भाग हैं, पुष्प के भाग है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे संस्था से जुड़े रहिएगा। और शिक्षक व सहायक शिक्षक की भर्ती प्रारंभ हो रही है, तो बिल्कुल भी जिसको ज्वाइनिंग लेना है याद रखिए, सिलेक्शन पाना है, अभी से तैयारी में जुड़ जाइएगा। और हेल्प चाहिए तो हमारी संस्था इसका बेटर तैयारी कर रही है। धन्यवाद।